अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अलीशा राब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। 1857 में बुलंदशहर के काले आम के पास अंग्रेजों और हिंदुस्तान की आज़ादी के मतवाले के दरमियान एक जबरदस्त जंग हुई थी। इस जंग में अंग्रेजी फौज की तादाद जहां एक तरफ बहुत सी थी तो उनके पास जदीद असलहे भी थे, लेकिन फिर भी जिस हिम्मत और बहादुरी से मुजाहिदों ने जंग लड़ी, वैसे मिसाल बहुत ही कम मिलती है। बागियों के पास पुरानी बंदूक, भाले, तलवार के अलावा कुछ था तो वो सिर्फ बहादुरी और हिम्मत, क्योंकि खाने पीने का सामान भी मुहैया ना था। फिर भी दीवाने जंग को लड़े जा रहे थे। इस जंग को लीड कर रहे थे नवाब वलीदाद खान। नवाब वलीदाद खान को आसपास के इलाके से जबरदस्त मदद मिल रही थी। सैकड़ों नौजवान इस जंग में हिस्सा लेने आ रहे थे। ऐसे में ही एक थे अब्दुल लतीफ खान। वो जंग में खुद तो हिस्सा ना ले सके, लेकिन रुपए, पैसे और बागियों को पनाह देने का काम अपने जिम्मे ले लिया। अब्दुल लतीफ खान अंग्रेजों को माल गुजारी देने से पहले ही इनकार कर चुके थे, लेकिन काले आम की लड़ाई के बाद वो अंग्रेज के खुले दुश्मन थे। इस लड़ाई में शिकस्त के बाद अब्दुल लतीफ की तमाम जायदाद जब्त कर ली गई और उन्हें काले पानी की सजा दी गई। नवाब वलीदाद खान का खानदान शाह आलम के जमाने से हाकिम था। अपने लिए एक किला मालागढ़ भी बनवाया था। नवाब वलीदाद खान की एक शहजादी का रिश्ता बहादुर शाह जफर के बेटे से तय हुआ था। इस वजह से दिल्ली हुकूमत से इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। जब सिपाहियों ने बगावत की तब बहादुर शाह जफर नाम के बादशाह से काम के बादशाह बने, तो नवाब वलीदाद दिल्ली गए और वहां से सिपाहियों को लेकर मालागढ़ आ गए और अपनी आजाद रियासत का ऐलान कर दिया। मोहम्मद इस्माइल खान ने बुलंदशहर पर कब्जा कर लिया। नवाब वलीदाद खान के परचम के नीचे गुलाम हैदर खान, मेहंदी खान, वजीर अली, नवाब मुस्तफा खान, इस्माइल खान सब आ गए और बुलंदशहर पर नवाब वलीदाद खान की हुकूमत आ गई। नवाब वलीदाद खान से एक तरफ जहां बुलंदशहर के जाट जलते थे, तो दूसरी तरफ नवाब के मामू को नवाबियत के ख्वाब आ रहे थे। जाट खुले आम अंग्रेजों के साथ चले गए तो मामू अंग्रेजों में चुपके से मिल गए। तोप खाने की सारी जिम्मेदारी मामू के पास थी। उन्होंने अंग्रेजों का कब्जा बारूद और तोप खाने पर करा दिया। नवाब वलीदाद खान के दो बहादुर साथी इस्माइल खान और ऐमन गुजर जख्मी हो गए, जिससे मुजाहिदों को जबरदस्त झटका लगा। लेकिन नवाब वलीदाद जंग से पीछे नहीं हटे। कई महीने तक जंग होती रही। दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था, लेकिन बुलंदशहर में जंग जारी थी। मुखबिरों और गद्दारों ने लगातार नवाब साहब की मालूमात कंपनी की फौज तक पहुंचाने का काम किया। फिर एक रात जब नवाब साहब की फौज आराम कर रही थी, तब हमला कर दिया, जिससे शदीद नुकसान हुआ और नवाब साहब को वापस अपने किले में आना पड़ा। फिर एक दिन किले की बारी आई, अंग्रेजों ने उसे तबाह कर दिया। फिर काले आम पर हर रोज लाशें मिलने लगी। अंग्रेज जिसे चाहते उसे फांसी दे देते। वो एक आम का पेड़ था जिस पर लोगों को फांसी पर लटका कर कत्लेआम किया जाता था। बाद में ये जगह ही कत्लेआम की जगह काला आम के नाम से जाना जाने लगी। नवाब वलीदाद खान फिर रोहेलखंड की तरफ से निकल गए। वहां अंग्रेजों से लड़ते रहे। जब वहां के नवाब की भी शिकस्त हो गई तो नवाब वलीदाद खान खुद गुमनामी की दुनिया में चले गए। फिर क्या हुआ कोई नहीं जानता। मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी जंग आज़ादी में खुद भी हिस्सा लिया और साथ ही कई क्रांतिकारियों की हिफाजत भी की। इनमें से एक रहे हैं, तो आज जानते हैं एक बार फिर तारीख की सच्ची दास्तान शख्सियत हिंद में। हजरत मौलाना शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के उन अजीम सुरमाओं में से थे जिन्होंने अपने खानखाह को जंग आज़ादी का खुफिया मरकज यानी हेडक्वार्टर बनाया। 1912 में बिहार के मुंगेर जिला में पैदा हुए मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब के वालिद का नाम हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी था, जो बहुत ही बड़े बुजुर्गमान दीन थे और उन्होंने 1901 में खानका रहमानिया मुंगेर की बुनियाद डाली थी। शुरुआती तालीम घर पर हासिल करने के बाद मिन्नतुल्लाह रहमानी साहिब आगे की तालीम के लिए दारुल उलूम देवबंद गए थे। वो दौर था जब शेखुल हिंद महमूद हसन के शागिर्द शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी जंग आज़ादी को लीड कर रहे थे। दारुल उलूम देवबंद में तालीम के दरमियान ही मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने लगे और जल्द ही वो यहाँ मौजूद तमाम स्टूडेंट की क़ियादत करने लगे।
बात 1933 की है। सवनी अवज्ञा आंदोलन अपने उरूज पर था जब मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहिब तहरीक आज़ादी का कारवा लेकर दिल्ली के चांदनी चौक एक एहतजाजी जलसा करने पहुंचे तो पुलिस ने लाठियां बरसाई। मौलाना सहित कई लोग जख्मी हुए, फिर गिरफ्तार भी कर लिए गए। इस दरमियान में उलमा पूरे मुल्क में लोगों के अंदर सियासी और इनकलाबी बेदारी लाने के लिए अलग अलग शहर में काम कर रहे थे और जेल से बाहर आने के बाद मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहिब को सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई। अब मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहिब को सहारनपुर का रुख किया और वहां हुए कई जलसों में शरीक हुए और महज 22 साल की उम्र में उनके जरिए कई इनकलाबी तहरीरों में जहां आवाम के अंदर एक नया जोश भर दिया, वही मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहिब एक बार फिर अंग्रेजों के निशाने पर आ गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सलाखों के पीछे डाल दिया गया। कोई भी किस्सा जंग तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसमें जिंदान की जाहिरात ना आए। मौलाना साहब को जिंदान में कुछ अरसा गुजारना रहा और फिर भी वो हिम्मत नहीं कम कर सके जो कि पहले से ही मौजूद थी। वो हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई। तो देखते हैं बाकी का किस्सा इस दास्तान में। जेल में मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहिब 4 माह तक कैद रहे, जहां आपसे मिलने शेख उल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी खुद आए। जेल से बाहर आने के बाद 1934 में मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहिब ने दारुल उलूम देवबंद से सनद हासिल की और खुलकर मिल्ली और मुल्क की सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जब वापस बिहार लौटे तो अमीर शरीयत मुकफिर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल मुहसिन मोहम्मद सज्जाद साहब की ज़ेर निगरानी में इमारत शरिया पटना का काम देखने लगे। मौलाना अबुल मुहसिन मोहम्मद सज्जाद साहब की ज़ेर निगरानी में इमारत शरिया तहरीक आज़ादी में हिस्सा ले रहा था और इमारत शरिया से 15 रोज़ा में रिसाला निकलता था, अल इमारत, जिसमें शाये होने वाली इनकलाबी तहरीरें सीधे तौर पर अंग्रेजों के ऊपर हमलावार होती थी। अंग्रेजों ने इस बाग़ियाना समझा और मुकदमा चलाया, फिर जुर्माना भी वसूल किया, पर इनकलाबी मज़ामीन में कोई कमी नहीं आई, जिससे थक हार कर अंग्रेजों ने सविनी अवज्ञा आंदोलन के वक्त बैन कर दिया था। जब नकीब नाम से एक रिसाला निकाला गया जिसने और मजबूती से अपनी बात रखी और रिसाले में मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहिब ने कई इनकलाबी मज़ामीन लिखे। 12 सितंबर 1936 को इमारत शरिया ने मौलाना अब्दुल मुहसिन मोहम्मद सज्जाद साहब की ज़ेर निगरानी में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी की क़ियादत की और 1937 के इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के टिकट पर मुंगेर से भारी मतों से जीत हासिल कर चुके थे और इसी साल 1937 में बैरिस्टर यूनुस साहब ने बिहार में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी की हुकूमत का ऐलान किया। हुकूमत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना जयप्रकाश नारायण। कुछ ही महीने बाद यूनुस साहब ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस ने बिहार में हुकूमत का गठन किया। 1937 में अपने जानशीनों की मदद से अल हिलाल नाम का साप्ताहिक पर्चा निकालना शुरू किया, जिसमें शाये होने वाली इनकलाबी तहरीरें सीधे तौर पर अंग्रेजों के ऊपर हमलावार होती थी। मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहिब ने खुलकर मुस्लिम लीग और 1940 के लाहौर की मुखालफत की। अमीर शरीयत मौलाना अबुल मुहसिन मोहम्मद सज्जाद साहब के इंतकाल के बाद मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहिब इमारत शरिया के मोहतमीम यानी अमीर शरीयत बने। अपने वालिद हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी के इंतकाल के बाद मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहिब खानका रहमानिया मुंगेर के सज्जाद नशीन मुकर्रर हो गए और 1942 में उन्होंने जामिया रहमानिया मुंगेर की बुनियाद कर दी। यहाँ से भी तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेते रहे, जिसके लिए उन्होंने इमारत शरिया और जमायतुल उलमा के प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल किया। जैसे ही गांधी जी की क़यादत में 8 अगस्त 1942 को यूसुफ जाफर मेहर अली ने मुंबई में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, पूरे भारत में इनकलाब की चिंगारी फूट पड़ी और इसका असर बिहार में दिखने लगा। अंग्रेजों ने खानका रहमानिया मुंगेर पर 12 घंटे के अंदर 2 बार छापेमारी की। भारत छोड़ो तहरीक के दरमियान बिहार के पहले वजीर आला श्री कृष्ण सिंह खानका रहमानिया मुंगेर में 22 दिन रहे थे। इस दरमियान खानका रहमानिया मुंगेर इनकलाबियों का महफूज आरामगाह बन चुके थे। बड़ी तादाद में इनकलाबी अंग्रेजों से बचते हुए यहीं से भारत छोड़ो तहरीक को लीड कर रहे थे।
वैसे 1934 के जलजले के दरमियान भी खानका रहमानिया मुंगेर ने हिंदुस्तान के कई बड़े रहनुमाओं का इस्तकबाल किया था। जलजले से मुतासिर लोगों की मदद और हालचाल लेने जब गांधी जी, पंडित नेहरू और गफ्फार खान मुंगेर आए तो उन्होंने खानका को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतकार तहरीक के रजाकारों के साथ यहाँ 15 दिन ठहरे थे ताकि जलजले से मुतासिर लोगों की मदद कर सके। इनसे पहले भी अम्मा और उनके साहिबजादे अली बैरादरान, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी यहाँ तशरीफ ला चुके थे। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू और बिहार के पहले मुख्यमंत्री यानी कि वजीर आला श्री कृष्ण सिंह की चाहत थी कि मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब राज्यसभा के मेंबरान बने, पर उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि 1940 में उन्होंने सियासत से तौबा कर ली है। 1972 में मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब की फिक्र की वजह कर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कयाम हो पाया और आपका इंतकाल साल 1991 में हुआ। आपने अपने आखिरी वक्त में भी मुल्क और कौम की फिक्र करना नहीं छोड़ा था। दास्तान हिंद, हिंद की वो तमाम दास्तान को जाहिर करने वाला ये प्रोग्राम शख्सियत हिंद कभी भी नहीं रुकेगा उन तमाम शख्सों की जिंदगी के सवाने को बताने में। और रही बात हिंद की आज़ादी की, तो ये एक ऐसा किस्सा है जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो फिर लौटेंगे एक और शख्स की दास्तान को लेकर। तब तक के लिए देखते रहें शख्सियत हिंद सिर्फ तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज।